नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर ये बताइए कि राहुल गांधी आज हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए गए थे। मैनपुरी तो नहीं गए, लेकिन हाथरस में कुछ एक जगहों पर गए। तो ये जो उनका दौरा था, इसको किस तरह से देखा जाए? मैंने तो एक ट्वीट किया, मैंने ये पूछा कि चुनाव साथ साथ लड़ रहे थे, हम्म। लोकसभा में साथ साथ बैठे थे, हंगामा साथ साथ कर रहे थे। मतलब लाल टोपी और कांग्रेस का जो हाथ है, पंजा है, वो साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और आज जब हाथरस गए तो अखिलेश यादव को भूल गए, उनको भी ले लेते साथ में। तो अखिलेश यादव को क्यों भूल गए? राहुल गांधी साथ ही जाते, दोनों अच्छा लगता ना। हम्म। वहां की पब्लिक को भी अच्छा लगता, मैसेज भी अच्छा जाता कि भाई चुनाव भी साथ लड़े, लोकसभा में भी साथ साथ हंगामा कर रहे थे, साथ साथ मिलजुल करके भाषणबाजी कर रहे थे। तो अब चुनाव निपट गए हैं, सेशन निपट गया लोकसभा का, और राजनीति चालू। और दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए क्या? मतलब अखिलेश यादव एकदम चुप, और राहुल गांधी जो है वो पहुंच गए, और पहुंच करके भी नहीं पहुंचे। मतलब कह रहे हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। बड़े दिलचस्प वहां के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये जिस पार्क में बैठ कर के पीड़ितों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहां दो तीन दिशाओं में कैमरे पकड़े हुए लोग खड़े हैं, इनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए और कैद करने के लिए। और कोई पीछे से कह रहा है, कैमरा पर्सन इनके सुरक्षा कर्मी को, कि हट जाइए यहाँ से, सामने से हट जाइए, क्योंकि पिक्चर में बाधा आ रही होगी कि जिनसे। फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी पीड़ित को राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि वहां मत बैठो, इधर मेरे पास आकर के बैठो, ताकि वो फ्रेम में आ जाए। तो क्या ये सब चल रहा है? इसी के लिए गए हैं कि आप दुनिया को बता सकें कि कोई एक ट्रेजेडी हो गई है, कोई एक हादसा हो गया है, तो आप कितने हमदर्द हैं कि साहब, कोटि कोटि जनता की पीड़ा आपसे देखी नहीं जाती है और आप बस भाग पड़ते हैं। तो ये चीज़ें कई बार देखी गई हैं अंजू जी। जैसे इसी हाथरस में एक दलित युवती के साथ कुछ हुआ था, अलीगढ़ में कुछ हुआ था। तो भाई बहन किस तरीके से जो है, करीब करीब 100 कैमरों के साथ और जर्नलिस्ट के साथ 5,000 की भीड़ लेकर के धावा बोल दिया था इन लोगों ने। मेरा ये इनसे पूछना है, जेंटली मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। अभी तमिलनाडु में एक घटना हुई है, वहाँ दलितों की मृत्यु हो गई, 50 से ज़्यादा, करीब 56 के आसपास। और कोई एक बयान भी नहीं, ना इनका, ना इनकी बहन जी का, ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का, वर्कर का, ना इनके किसी प्रवक्ता का। जो वहां 56 लोग मारे गए हैं वो आदमी नहीं थे क्या? पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी हुआ, अभी हाल में भी वहां से दो तीन ऐसे वीडियो वायरल हुए, घटनाएं देखी गई जिसमें पब्लिक के बीच में महिलाओं को पीटा जा रहा है बेरहमी से। एक जगह एक महिला को और एक पुरुष को, एक युवक युवती को पीटा जा रहा है चरित्रहीन कह करके। उस पर भी खामोशी आप ओढ़े रहे। इसके अलावा जब आपकी पंजाब में सरकार थी, वहाँ कोई घटना हो जाती थी तो ना आप वहाँ जाते थे, ना आपका कोई बयान आता था। राजस्थान में भी रेप के मामले में, यौनाचार के मामले में, उत्तर प्रदेश तो खैर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा स्टेट है, तो जब आप एनसीबी के आंकड़े देखते हैं तो उसमें तुलना करना भी बेईमानी होता है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार हुए, दलितों पर भी हुए, तब भी आपकी जबान नहीं खुली। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि जब बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ देखने को मिले, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं राजनीति करने के लिए। लेकिन जब
जो आपका इंडी अलायंस है उसके घटक दलों के किसी रूल्ड स्टेट में कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी अनह्यूमन हो जाए, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, तो फिर आप खामोशी ओढ़ लेते हैं, आप चुप्पी साध जाते हैं। तो पब्लिक ये देख रही है, ये मीडिया भी देख रहा है और ये दुनिया भी देख ही रही होगी। ये जो इकोसिस्टम की बात होती है ना, ये इकोसिस्टम क्या है? ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है अंजू जी। जब बीजेपी रूल्ड स्टेट में कुछ होता है तो उसको तूल दो, उसको उस पर वीडियो भी बनाओ, उस पर सोशल मीडिया में भी आकर के स्यापा करो, छातियां पीटो, माथा पीटो, अपना दीवारों में सिर टकरा करके लहूलुहान हो जाओ कि ये क्या हो गया, देखो मोदी जी, आप आपके रूल्ड स्टेट में ये हो रहा है। और जब पश्चिम बंगाल में हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, जब आपकी सरकार हो, तो आप चुप्पी साध लो। इसीलिए तो मोदी जी ने कहा है ना इस बार लोकसभा में कि ये जो इकोसिस्टम है, इसकी जो साजिशें हैं, और ये केवल भारत के भीतर नहीं है, भारत के बाहर भी है। बिल्कुल वो सर। चाहे ब्रिटेन में गार्जियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आप सारे अल जजीरा से लेकर के बीबीसी तक सबको देख लो आप। ये सब तभी छातियां पीटते हैं, तभी लहूलुहान होते हैं, जब मोदी जी को इनको एम्ब्रेस करना होता है, असहज करना होता है, या उनकी छवि को खराब करना होता है। जब ममता बनर्जी के राज्य में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके उनके मौलिक अधिकारों को कुचला जाता है, जी, तब तो आप देश विदेश में देख लो ना, कहीं भी कोई कुछ नहीं कहता, चुप हो जाते हैं सब। पर अब सर राहुल गांधी के इस दौरे को देखेंगे तो ये हाथरस और अलीगढ़ गए हैं, जहां से अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती है। इन दो ही जगहों पर गए हैं, जबकि यहाँ पर जो समागम हो रहा था वहां पर तो बहुत सारे और इलाकों के लोग भी आए थे। अगर राहुल गांधी चाहते तो अलग अलग इलाकों का दौरा कर सकते थे, लेकिन वो मैनपुरी भी नहीं गए क्योंकि वहां से तो डिम्पल यादव जीती हैं। उन इलाकों में भी नहीं गए जहां से समाजवादी पार्टी जीती है, सिर्फ इन दो जगहों पर गए। तो ये जो सिलेक्टिव सिंड्रोम से ग्रस्त है कांग्रेस पार्टी, कभी इससे बाहर निकलेगी? इसीलिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, इनकी जो अप्रोच है, इसको एक्सपोज करना जरूरी होता है। और जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी जो इनका समर्थक मीडिया है, वो इनको शाबाशी देता हुआ दिखाई दिया चुनाव प्रचार के दौरान भी, लोकसभा में इनके एक्ट को लेकर के भी, भाषणों को लेकर के भी, बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी। आज तो फाड़ दिया राहुल गांधी ने, आज तो ये कर दिया, आज तो वो कर दिया। कितने झूठ बोल करके ये और एरोगेंसी दिखा करके ये सारे प्रदर्शन करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो पिक्चरें होती हैं, मुंबईया नहीं तो भोजपुरी और दूसरी जो पिक्चरें हैं, वहाँ इनको अच्छे रोल मिल सकते हैं, वहाँ ट्राई करना चाहिए इनको, क्योंकि कई बार अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर पैसा भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पिछले 10 साल से तो पैसे का भी संकट रहा है ना। हालांकि अब तो मुकेश अंबानी गए थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो मुझे लगता है कि इक्वेशंस जो हैं वो फिर से सुधर रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव में हमने ये भी नोट किया है कि मुकेश अंबानी पर जरा मेहरबानी रही है इनकी, कम ही अटैक हुए हैं, बल्कि नहीं हुए हैं, अडानी पर ज़्यादा हुए हैं। और बिल्कुल। मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था एक जगह कि टेम्पो भर के। अंबानी अंबानी ने टेम्पो भर के कुछ पैसा वैसा भेज दिया है क्या? तो मोदी जी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास तो तमाम सूचनाएं होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना हुई होगी टेम्पो की जो उनके पास जानकारी थी। और इन्होंने फिर बाद में चिल्लाना भी बंद कर दिया था ना कि हमारे बैंक अकाउंट सीज हो गए और ये हो गया और वो हो गया, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो ये सारी घटनाएं बता रही हैं, इनको एक्सपोज भी कर रही हैं। जो आपने सवाल खड़ा किया है कि ऐसे क्षेत्रों में क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ से डिम्पल या जहाँ से दूसरे लोग जीते हैं या समाजवादी पार्टी के लोग जीते हैं, तो
क्यों जाएंगे वहाँ? ये तो वहीं जाएंगे ना जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, या भारतीय जनता पार्टी का जहाँ अभी सिक्का चल रहा है, वहीं जाकर के ये बीजेपी को असहज करने की कोशिश करेंगे। मीडिया जब पूछ रहा था, और मीडिया को भी, कैसे मीडिया को ये लेकर के जाते हैं ये भी हमें पता है, जो सवाल कैसे डिजाइन किए जाते हैं कि आप ये पूछना, आप ऐसे करना, आप वैसे करना, तो उसमें कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तो इसमें गलती है, यानी सरकार को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का तथाकथित बाबा है उसके बारे में जबान नहीं खोल रहे हैं, ये भी नहीं खोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी नहीं खोल रही है। राम गोपाल यादव का तो और ही बयान आ गया, बड़ा आश्चर्यजनक बयान है कि साहब ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। मतलब बेशर्मी की इंतहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, ये भी ठीक है कि वहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा सक्षम मुख्यमंत्री है, और उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि विपक्षी नेता क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये घटना हुई, उसी रात को वो सक्रिय हो गए थे, उसी रात को उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को घटनास्थल पर उस जिले में भेज दिया था कि जाकर के सारी चीज़ों को देखिए। अपने एडीजी को वहाँ भेज दिया था, अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि आप वहाँ जाइए, कमिश्नर को, सबको सक्रिय कर दिया था, और अगले दिन खुद भी घटनास्थल पर पहुँच गए। तो वो तो राजनीति करने का मौका भी नहीं देते हैं किसी को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया था कि इसके पीछे साजिश है, और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ साजिश रची गई है। केवल इतना नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो है इसकी जांच सौंपी है इन्हें, यानी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 2 स्तरीय जांच चल रही है, मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है, न्यायिक जांच की चल ही रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है, धरपकड़ शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, सारे काम हो गए हैं। तो सिर्फ इसलिए आप वहां जाएं कि बस ये एक सुर्खी बन जाए और लोगों में ये मैसेज जाए कि देखो भगदड़ हुई है, ट्रेजेडी हुई है, तो राहुल गांधी का दिल कितना बड़ा है कि वो वहां पहुंच गए हैं। कल भी तो एक किस्सा हुआ है ना, कल कहीं कोई घर बन रहा था तो वहां राज मिस्त्रियों के बीच में पहुंच गए, और वहां पर वो सीमेंट वीमेंट और रेत वेत मिला करके फिर दीवार चुनने का जो है काम शुरू कर दिया। तो ये शो करने की कोशिश करना। और हाँ, उसके बाद जो है एक अजीब ड्रामा हुआ जब ये खबर शुरू हुई चलनी मीडिया में कि साहब मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिल करके निकले हैं, और 1 घंटे तक इनकी मुलाकात चली है। तो उसके बाद इनकी जो प्रवक्ता हैं, चर्चित प्रवक्ता हैं, उनका एक ट्वीट आता है। ट्वीट में 2 फोटो हैं, एक तरफ तो एक ब्लैक एंड वाइट फोटो करके लगाया मोदी जी का। इनको ये बीमारी है कि देश के इस प्रधानमंत्री को ये कलर छापने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया मंचों पर उनकी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। उनके साथ तो दिखा रहे हैं अडानी को, मुकेश अंबानी को भी नहीं दिखाया, अडानी को दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को उन मजदूरों के साथ दिखाया है कि साहब देखिए, राहुल जी तो मजदूरों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, और ये देश के उद्योगपतियों से मिलते हैं। तो देश के उद्योगपतियों से मिलना कोई गुनाह है, अपराध है, पाप है क्या? या वो जो उद्योगपति हैं वो देशद्रोही हैं क्या? उन्होंने देश का कोई अहित कर दिया है क्या? या देश का वो सत्यानाश कर रहे हैं क्या? वो तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। उन्होंने लाखों परिवारों के घर चला रखे हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो आप अगर कोई ढूंढ करके लाएं कि किसी आतंकवादी, किसी नक्सलवादी, किसी सरगना, किसी माफिया के साथ योगी आदित्यनाथ का या मोदी का फोटो है, तब तो समझ में आता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा तीर मार दिया आपने। ये फोटो अगर वो किसी उद्योगपति के साथ है, अगर वो किसी क्रिकेटर के पास साथ हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं जीत करके, चैंपियनशिप जीत करके टीमों के साथ मिल रहे हैं, तो इसमें आग लगने की क्या ज़रूरत है, और ये शो करने की क्या ज़रूरत है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जले भुने बैठे हो। सर अगर हिम्मत थी उन प्रवक्ता में तो लगाती ना वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर, वो
कश्मीर का आतंकवादी जो भी तिहाड़ जेल में सड़ रहा है, जिस पर आरोप भी साबित हो चुके हैं कि उसने कैसे वायुसेना के अधिकारियों पर हमला करवाया था श्रीनगर में। अगर हिम्मत थी तो उसकी फोटो लगाती ना, उसको तो रेड कार्पेट वेलकम मिलता था यहाँ पर यूपीए सरकार में। बिल्कुल सही बात है। यासीन मलिक किस तरीके से मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं और मनमोहन सिंह कैसे वेलकम कर रहे हैं, और बाद में लोगों ने किया ये काम, ये तो नहीं करेंगे, ये तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, लोगों ने किया कि एक तरफ तो वो तस्वीर है और दूसरी तरफ फिर 2014 है जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसी यासीन मलिक को घूस भर के रख दिया, उसको अरेस्ट करते हुए दिखाया गया, पुलिस को जेल में डाल दिया, उसको अब सजा भी हो चुकी है और उसके बाद उसके तमाम पाप जो है वो निकल करके सामने आ गए। किस तरीके से पाकिस्तान ने छाती पीटी थी और पाकिस्तान में बैठी उसकी बीवी और उसकी बेटी ने किस तरह के वहां पर लेक्चर दे रखे हैं। तो ये काम इस सरकार ने किए हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको ठिकाने लगाया है। आज जम्मू कश्मीर में स्थितियां देखिए ना, 2019 और 2024 इन 5 साल में जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है कि आज पीओजे के और गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये सरहद खोल दो, हमें तो भारत के साथ मिलना है, हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। यहाँ हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा हुआ है। यहाँ हमारे मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे मानव अधिकार हैं, उनको कुचला जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तक हमें उपलब्ध नहीं है। महंगाई चरम पर है। आटा, पानी, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम वो सब वहाँ नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए आज ट्रेनें दौड़ रही हैं ऊंचे ऊंचे पुलों पर। वहाँ पर जो है आईआईटी और एम्स और तमाम दूसरी सुविधाएं जो हैं किस तरीके से खुल गई हैं। और जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। सर, अभी जैसे आपने जिक्र किया राम गोपाल यादव का, उन्होंने तो सीधे सीधे इस कांड को सबरीमाला से जोड़ दिया था। अब सोचिए कि वो कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे थे। और राहुल गांधी अपने, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने बाबा का कहीं नाम नहीं लिया, और ये भी कहा ना कि मैं सियासत करने नहीं आया हूं। लेकिन इसलिए नहीं लिया शायद क्योंकि उनको पता है कि उनका जो दूसरा साथी है अखिलेश यादव, वो तो 3-3, 4-4 बार पिछले 1 साल में इन्हीं बाबा के दरबार में हाजिरी लगा कर आया है। सारा का सारा जो इस बेल्ट में जितने भी अनुयायी उन बाबा के हैं, वो किसका वोट है ये तो सबको पता है। तो इसीलिए तो परहेज कर रहे थे, गए तो थे लेकिन परहेज कर रहे थे बोलने में भी। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि चुनाव भी मिलकर के लड़े, लोकसभा में हंगामा भी साथ साथ किया, वेल में भी लाल टोपी और ये सब इकट्ठे होकर के जो है प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक रहे थे, तो साथ ले जाते अखिलेश यादव को, तो लोगों को पता लगता कि कितनी मोहब्बत है, कितना समन्वय है, कितना साथ है। और राहुल गांधी का वहां जाना अखिलेश यादव को रास आ रहा होगा क्या? इस समय वो कुछ कहने की स्थिति में भी तो नहीं है। वो एक ऐसी सवारी कर बैठे हैं कि उस सवारी से नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। और जो स्थिति उनकी कर दी है, उनके सांसदों की कर दी है, और जो एरोगेंसी और जो डोमिनेशन राहुल गांधी का सदन में दिखाई दे रहा है, मैंने इस पर भी एक ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले कि ये जो सहयोगी दल हैं, ये अब ऐसे लगते हैं सदन के भीतर भी कि जैसे राहुल गांधी की जो एरोगेंसी है, राहुल गांधी के जो दिशा निर्देश हैं, उसको मानने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से इन्होंने पता नहीं क्या गलतफहमी पाल ली है कि जितना भी एंटायर जो अपोजिशन है और सारे दल इंक्लूडिंग टीएमसी, डीएमके, जितने भी हैं, जैसे ये उनके भी नेता बन गए हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक सकते हैं। जब लोग नहीं आ रहे थे वेल में, इनके कहने के बावजूद जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ, अगले दिन उसके विजुअल्स जो हैं वो आ गए सबके सामने, देश के सामने। जो गोगोई है वो लोगों का हाथ पकड़ पकड़ करके, धकेल करके बलात् वेल में लेकर के आ रहे हैं, और सबसे पहले मणिपुर के 2 सांसदों को लेकर के आया गया।
बाद में बाकी लोगों को भी जबरन जो है, और लोग वो बेनीवाल जो राजस्थान वाले हैं वो बार बार इशारा कर रहे थे कि नहीं बेल में जाना ठीक नहीं है, वो नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन उनको भी फिर जबरन पकड़ करके नीचे उतार दिया गया। तो ये चीजें कब तक चलेंगी और कब तक झेलेंगे ये विपक्ष के नेता, और अखिलेश यादव जैसों का तो अस्तित्व एक तरीके से दांव पर लगने वाला है। क्योंकि अतीत में एक गलती राजीव गांधी ने की थी 90 के दशक में, मुलायम सिंह यादव की सरकार जब जब अल्पमत में आ गई थी, तो राजीव गांधी ने कांग्रेस का समर्थन उनको दिया था। एक गलती और हुई थी कांग्रेस से, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे 1996 तक, तो 1996 का जो इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस तो लड़ी थी 97 या 98 सीटों या 99 सीटों पर, और बीएसपी लड़ी थी 324 या 25 सीटों पर। इन दो घटनाओं ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया था उत्तर प्रदेश में, और कुछ वैसी ही गलती अखिलेश यादव कर बैठे हैं इस बार। तो अखिलेश यादव को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, मुझे लगता है होना शुरू हो गया होगा, कि ये आपके कंधों पर चढ़ कर के अब आगे बढ़ेंगे और आपका ही अस्तित्व खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, उस दिन अखिलेश यादव जो है वो बैक गियर में लग जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है, पैरासाइट। दोनों सदनों में बता दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी परजीवी है। ये अलग अलग राज्यों में अगर थोड़ा बहुत बढ़ी है, यानी 52 से 99 सीट पर पहुंची है, तो अपने सहयोगियों का भोजन खा करके आगे बढ़ी है। तो ये जितनी जल्दी इन लोगों की समझ में आ जाएगा उतना अच्छा होगा, ये बच जाएंगे। नहीं तो कांग्रेस इनको निगलने वाली है, और राहुल गांधी ने वो काम सदन में तो शुरू कर दिया है। सर आप ये सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और सदन में साफ साफ झूठ बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने वो अग्निवीर वाले मामले में उनको करेक्ट भी किया था। आप सोचिए कि उसके एक दिन बाद उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बना दिया, और खबर तो ये है कि वो जो शहीद अग्निवीर है अजय सिंह, उसके पिता के पास कांग्रेस का एक नेता गया था फ्रेश बाइट लेने के लिए, और बड़े आराम से वो यही कह रहे हैं कि अग्निवीर खत्म होना चाहिए, हमको कुछ नहीं मिला। जबकि वो अब कह रहे हैं कि उनको तो 98 लाख रुपए मिल चुके हैं सेना से, मोदी सरकार से। तो आप सोचिए इतना बड़ा झूठ अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बोलता है सदन के अंदर, तो क्या उसको ऐसे ही जाने दिया जाएगा हल्के में? उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए, किसी रैली में तो बोल नहीं रहे थे सारी बातें। देखिए, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इधर। मैंने भी एक दो प्रोग्राम किए हैं, उनमें कुछ सवाल खड़े किए हैं, और देश जिस तरीके से थोड़ा हिला है, थोड़ा सा हिला है, और जो मोदी के समर्थक हैं उनको भी थोड़ा सा निराशा का भाव है। एक तो जब से चुनाव नतीजे आए हैं तभी से है, और ये चुनाव नतीजे क्यों ऐसे आए हैं, ये मीमांसा का और आत्ममंथन का भी समय है, विचार का भी समय है। जो लोग कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी को 272 से भी कम सीटें आई हैं, उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि उनकी अप्रोच क्या थी। बहुत सारे लोग तो एसी से बाहर नहीं निकले, बहुत सारे लोग अपने परिवारों के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, या छुट्टियां मनाने चले गए, या पर्यटन स्थलों पर निकल गए। कुछ जेपी नड्डा की मेहरबानी, आपके हिमाचल के हैं, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन जो परिपक्वता आनी चाहिए, होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। कह दिया कि साहब अब आरएसएस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आरएसएस और दूसरे जो आनुषंगिक संगठन हैं, वो सब अपने आप ही ढीले हो गए कि जब हमारी ज़रूरत नहीं है तो जीत लो भैया, 400 सीट का तो आपने वैसे ही नारा दे दिया है। तो बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पर लटक करके रह गई। इसके बाद चलिए, एनडीए को तो खैर पूर्ण बहुमत मिल गया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन देश को उम्मीद ये थी कि जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कड़े और बड़े फैसले लेने हैं, वो कड़े और बड़े फैसले कब लेना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी
लगातार देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं और खुले आम भाषणों में कह रहे हैं कि ऐसा हो गया तो देश में आग लग जाएगी। आप पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका में आने के बाद देश की सेना के बारे में झूठ बोल रहे हैं और देश के बाहर, मतलब संसद के बाहर भी आप साजिशें रच रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पुराना वीडियो था, इन्होंने एक दिन पहले का बता करके उसको वायरल कराया है और उसको टूल की तरह इस्तेमाल किया है फिर से मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए, राजनाथ सिंह पर अटैक करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी को भेजा गया और उनसे फिर से ये कहलवाया गया, साजिशन कहलवाया गया कि पैसा नहीं मिला है, जबकि 98 लाख जो है वो मिल चुका था, 1 लाख और मिल गया उसके बाद, तो 1 करोड़ रुपया ऑलरेडी उनको मिल चुका है। इसके बावजूद झूठ फैलाया गया। तो कहना ये है लोगों का कि भाई अब तो इंतहा हो गई है। अगर अभी भी आपने यही धैर्य का, संयम का, अपने आप पर अंकुश लगाने का ये काम किया, तो ऐसा ना हो कि आपके समर्थकों का ही आपसे मोहभंग हो जाए। तो या तो सेना की तरफ से, या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, या पार्टी के ही किसी नेता की तरफ से। आपकी पार्टी में भी कोई वकीलों की फौज की कोई कमी तो है नहीं। जैसे कांग्रेस में बहुत सारे वकील हैं और जो हर चीज पर PIL ठोक करके जो है आपके खिलाफ मोर्चेबंदी करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो खड़ा करो ना वकीलों की फौज को। और जैसे ही ये झूठ बोले तो इनके खिलाफ जो है मुकदमे शुरू करो, इनको कटघरे में खड़ा करो, इनको अंदर करवाओ ना, तो ये झूठ बोलना बंद कर देंगे। एक बात और नोट की होगी आपने जी। इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर वहां गए थे, हाँ, जिन्होंने सबसे पहले भंडाफोड़ किया। तो उन्होंने अजय की बहन से भी बात की, माताजी से भी बात की, पिताजी से भी बात की और ये प्रतिपादित कर दिया, प्रतिष्ठापित कर दिया कि इनको 1 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है और सेना जो है वो और पैसा अभी भेजने वाली है। 1 करोड़ 67 लाख के आसपास इसको कुल मिलाकर के मिल जाएगा। इसके बाद वो बाहर आकर के कुछ और लोगों से बात कर रहा है, तो वहां पर अजय की बहन पहुंचती है और बहुत एग्रेसिव तरीके से उसको गाली गलौज शुरू करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, अपनी मां को भी लेकर के पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के कहने पर उसकी बहन को सेट किया है और उसकी बहन को इसके लिए तैयार किया कि वो अपने पिता से इस तरह का बयान दिलवाए ताकि ये नए सिरे से प्रोपेगेंडा करके मोदी सरकार और राजनाथ सिंह पर अटैक कर सके। वरना कोई कारण नहीं था कि उसकी बहन अलग से इंटरव्यू में एक्सेप्ट करने के बाद उस रिपोर्टर से आकर के सार्वजनिक तौर पर उलझ रही है और उसको वहां रिपोर्टिंग करने देने से रोकने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि क्या आपको मोदी ने भेजा है, क्या आपको मोदी ने भेजा है। इस तरह की लैंग्वेज किसी अग्निवीर शहीद की बहन आखिर क्यों बोल रही है। तो ये एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब तो एक्शन का समय है, एक्शन लिया जाना चाहिए इनके खिलाफ। सर, खुद प्रधानमंत्री ने भी तो लोकसभा स्पीकर से कहा ना कि ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, आप हल्के में नहीं ले सकते इन सारे बयानों को, जिस तरह का झूठ राहुल गांधी ने बोला। तो मुझे तो लगता है कि लोकसभा स्पीकर को भी लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपंज कर देने से बात नहीं बनेगी ना सर। जो झूठ उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर बोला, उसके तो 12-12 सेकंड के वीडियो पूरे के पूरे इस सोशल मीडिया पर वायरल है। जहां तक वो मैसेज देना चाहते थे अग्निवीरों को भड़काने का, वो तो चला गया। आप एक्सपंज करते रहो, जब तक स्टर्न एक्शन नहीं होगा इस तरह के झूठे बयानों को लेकर, तब तक आप सही कह रहे हैं, बात नहीं बनने वाली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो इकोसिस्टम है, इसकी जो साजिशें हैं, इसको अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो हम भी, आप भी और पूरा देश भी और उनके सब समर्थक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये एक्शन होगा कब, ये कार्रवाई होगी कब। ये जो एक्सपंज किए हुए पोर्शन हैं, उनको वायरल कौन कर रहा है? सबसे पहले तो अजीत अंजुम ने किया,
इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने किया, और अभी भी वो कर रहे हैं कि ये पोर्शन एक्सपेंज किया, ये पोर्शन एक्सपेंज किया, ये पोर्शन एक्सपेंज किया। ये नियम है, ये रूल है कि लोकसभा या राज्यसभा में संसद के भीतर हुई कार्रवाई को अगर एक्सपंज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसकी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरी मेल बॉक्स में भी लोकसभा से मैसेज आया हुआ है, वो पूरा डिटेल पड़ा हुआ है कि कौन कौन से शब्द, कौन कौन से वाक्य एक्सपंज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ओमकार चौधरी भी अपने वीडियो में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं? तो करें ना इनके खिलाफ कार्रवाई। जिन लोगों ने सदन की अवमानना की है, वहां से दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, अगर उन्होंने उसका यूज किया है तो उल्टा टांगो इनको, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और बाकी लोगों को आंखें हो जाएंगी आगे के लिए। सदन के एक्सपंज किए हुए हिस्सों का वो फिर इस तरीके से वायरल करके मजाक नहीं उड़ाएंगे। और सर, फेक नैरेटिव के बलबूते पर ही तो कांग्रेस पार्टी जीती है इस लोकसभा चुनाव में। खटाखट 8500 रुपए मिल जाएंगे हर महीने की 4 तारीख को, और राहुल गांधी की कांग्रेस की गारंटी के कार्ड जगह जगह जाकर बांटे, फेक नैरेटिव वाले वीडियो जगह जगह जाकर दिखाए। तो पीएम मोदी ने ठीक कहा था, इनको इनके मुंह झूठ लग चुका है। इनको लग रहा है कि एक बार झूठ बोलने से मैदान में मार लिया इन्होंने काफी हद तक। 99 सीटों पर ही खुश है, 100 में से समझ रहे थे, लेकिन 543 में से है। तो वो झूठ लग चुका है, उस झूठ पर सच पे लगाम लगाने का यही समय है। देश के भीतर बैठी हुई और देश के बाहर जितनी ताकतें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी, उन सब ने 2024 के चुनाव में जितना नुकसान वो कर सकते थे उन्होंने किया है। चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी। ये जिस तरीके से वो लाल पुस्तिका लेकर के घूमते रहे, और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सारे लाल नीली टोपी वाले भी जिस तरीके से संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचे थे पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर भी जो इन्होंने प्रदर्शन किया था, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? इससे गलत परसेप्शन क्या हो सकता है कि साहब ये सरकार तो संविधान से खिलवाड़ कर रही है, और आपने अतीत में क्या क्या पाप कर रखे हैं उससे आप पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सदन के भीतर जो गुस्सा नरेंद्र मोदी का स्पीकर पर था या राहुल गांधी पर था, या उन्होंने जिस तरीके से चेताया है कि हम इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे, उसकी साजिशों का खुलासा करेंगे, वो अब हमें एक्ट होता हुआ और देश को भी होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई दिखाई देनी चाहिए। जो सोशल मीडिया मंचों के अपने अकाउंट पर फेक नैरेटिव चला रहे हैं उनके अकाउंट सस्पेंड होते हुए दिखाई देने चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। ये सब अगर लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जारी रखा गया, आपने अगर कार्रवाई नहीं की, तो इसके खामियाजे आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुगतने पड़ेंगे, और फिर जब 2029 में अगले लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें तो और बुरी तरह से आपको उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, इस पर लगाम लगनी जरूरी है। तो उम्मीद हम सब भी यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर लगाम लगे, और जो कुछ कार्रवाई इन सब लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो फेक नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं, वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी जमात को चला जाए। आपने अरुंधति राय पर एक यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज खान मार्केट को दिया है, तो आगे कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि फेक नैरेटिव वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है मोदी सरकार। आपने सर इस विषय पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी और मेरे लिए समय निकाला ओमकार जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।